नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज के इस क्लास में बात 10th क्लास के अर्थशास्त्र की। 10th क्लास का अर्थशास्त्र मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको, और अर्थशास्त्र जो 10th क्लास का है उसमें 7वां एक्सरसाइज अर्थात सबसे अंतिम एक्सरसाइज अभी चल रहा है। अंतिम एक्सरसाइज में पहला भाग मैं आपको दिखा चुका हूं, बता चुका हूं। दूसरा भाग आज आपके समक्ष में रखूंगा। दूसरे भाग का जो संबंध है वो पहले भाग से ही है। पहले भाग में आपने देखा था कि उपभोक्ता जागरण क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है, संरक्षण उसका कैसे कैसे होगा, और भी विभिन्न बिंदुओं को समेटा था। अर्थात पहले भाग में मैं इस एक्सरसाइज का प्लेटफॉर्म तैयार कर चुका हूं। अब आज दूसरा भाग प्रस्तुत कर रहा हूं। इस दूसरे भाग में भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने समेटा है, और उन बिंदुओं में से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आते रहे हैं, साथ ही लघु या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आने की संभावना है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में क्या क्या प्रावधान हैं। एक उपभोक्ता जब ठगा जाता है तो वो किस तरह से केस कर सकता है, किस तरह से मुआवजा पा सकता है, आवेदन कहाँ कर सकता है, इन सारी बातों को समेटेंगे। साथ ही देखेंगे उपभोक्ता का क्या क्या अधिकार है, और इस अध्याय से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां से पूछता है, जिसको कहते हैं हम हॉलमार्क, एग मार्क, आईएसआई मार्क, इन चीजों को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। समय न गवाते हुए सबसे पहले हम चलते हैं आज के प्रथम बिंदु की ओर। प्रथम बिंदु है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। सरकार समय दर समय पर उपभोक्ता यानी कि एक ग्राहक को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, वो ठगा ना जाए, इससे बचाने के लिए समय समय पर नियम कानून लाते रहती है। उसी में से एक नियम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। नाम है नियम का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, और ये कब आया है तो 1986 में आया है। इंग्लिश में इसको कहते हैं द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और शॉर्ट नेम इसका है कोपरा। कोपरा COPRA। CO से हो गया कंज्यूमर, PR से हो गया प्रोटेक्शन, और A से हो गया एक्ट। तो कोपरा एक नंबर का सवाल यहां से हो सकता है कि कोपरा ये कब, उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए कोपरा कब लाया गया। तो ऑप्शन दे सकता है, उसमें एक रहेगा 1986, आपको 1986 मारना है। पूछ सकता है कोपरा का पूरा नाम क्या है, तो द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसका पूरा नाम है। ठीक है। अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो भारत सरकार द्वारा 1986 में लाया गया, इसके तहत उपभोक्ता यानी ग्राहक को सुरक्षित करने के बहुत सारे नियम बनाए गए, जिसमें उपभोक्ताओं को बहुत सारे अधिकार दिए गए, पावर बढ़ा दिया गया हमारा। आप जब किसी भी सामान को खरीदते हैं तो उस सामान के आप उपभोक्ता हुए। जैसे मैंने ये कलम खरीदी है तो ये कलम कैमल कंपनी का है, तो कैमल कंपनी का मैं उपभोक्ता हुआ। तो एक उपभोक्ता को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बहुत सारे अधिकार दिए गए। क्या क्या अधिकार दिए गए? सबसे पहला जो उपभोक्ता को अधिकार दिया गया वो है सुरक्षा का अधिकार, राइट टू सेफ्टी। सुरक्षा का अधिकार। आप जब भी किसी सामान को खरीदते हैं तो वो सामान आपको नुकसान न पहुंचाए, या वो सामान आपको सुरक्षित रखे, आपको नुकसान न पहुंचाए, ऐसा अधिकार उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 1986 देता है। अगर कोई सामान खरीदने के बाद उस सामान के द्वारा या उस सामान में जो त्रुटि है उसके कारण आपका कोई नुकसान जाता है, वो चाहे दैहिक हो या धन संबंधित नुकसान हो, अगर उसका होता है वैसा, तो आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के इस नियम के तहत कोर्ट में जा सकते हैं। किस किस कोर्ट में जाएंगे उसको हम आगे देखेंगे। तो सुरक्षा का अधिकार, जैसे आपने कुकर खरीदा और फर्स्ट दिन आपने चावल चढ़ाया और कुकर फट गया, जिसके कारण आपका थोबड़ा भी फट गया, तो आप चुप बैठेंगे? दुकानदार को तो जो करेंगे सो करेंगे, उसके बाद उस कुकर कंपनी पर आप केस करेंगे, मुआवजा लेंगे, बहुत सारी प्रक्रियाएं होंगी। तो सुरक्षा का अधिकार ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आपको मिला। दूसरा जो अधिकार आपको दिया गया
इस एक्ट के तहत, वो है सूचना का अधिकार, राइट टू बी इंफॉर्मेशन। अर्थात किसी भी सामान को जब आप खरीदते हैं तो उस सामान से संबंधित तमाम जानकारियां, जैसे उस सामान का मूल्य कितना है, उस सामान को बनाने में किन किन चीज़ों का उपयोग हुआ है, वो सामान कब बना है, उस सामान का एक्सपायरी क्या है, यानी वो उसकी वैलिडिटी कब समाप्त होती है, कब तक वो खराब हो जाएगा, ये, और उस सामान को कोई मार्का मिला है कि नहीं, ISI मार्का या कुछ ऐसे सुरक्षा मानक को वो पूरा करता है या नहीं। तो इन तमाम बातों को आप जान सकते हैं सूचना का अधिकार, राइट टू बी इंफॉर्मेशन के तहत। तो एक ग्राहक को ये सारी सूचना कंपनी पहुंचाएगी। ये पेन खरीदा है मैंने, इस पेन पर बहुत सारे इंफॉर्मेशंस लिखे हुए हैं, जो मेरा राइट बनता है क्योंकि मैं इस कलम का ग्राहक हूं। वैसे ही हर सामान के ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी रहती हैं, वो इन्हीं सारे नियमों का पुलिंदा है। तो सूचना का अधिकार हर एक ग्राहक को सूचना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दिया गया। अगला जो अधिकार मिला एक उपभोक्ता को, वो है चयन का अधिकार, राइट टू बी चॉइस या राइट टू बी चूज। चयन का अधिकार, एक उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वो किसी सामान को चुन सकता है, जो भी उसकी मर्जी हो, बाजार में वो गया, जो भी उसकी मर्जी हो उस सामान को वो खरीद सकता है। जिस ब्रांड का वो चाहे उस ब्रांड का खरीद सकता है, जिस दुकान से चाहे उस दुकान से खरीद सकता है। जिस पैमाने पे वो खड़ा, अगर उसके पैमाने पे वो सामान खड़ा उतरता है तो वो सामान लेगा, नहीं खड़ा उतरेगा नहीं लेगा। तो ये अधिकार है, चयन का हमें अधिकार मिला हुआ है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। अगला है सुनवाई का अधिकार, राइट टू बी हेयर्ड। सुनवाई का अधिकार, अगर एक उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी होती है, उससे मूल्य किसी सामान का ज्यादा ले लिया जाता है, या जो गारंटी वारंटी कार्ड मिला है उस पर वो कंपनी या वो दुकानदार राजी नहीं है, सामान बीच ही में खराब हो गया, या गुणवत्ता जो उसमें लिखा हुआ है उस चीज में मिलावट किसी और चीज की है, तो इन तमाम जो कमियां प्रोडक्ट में हैं उसके कारण जो भुगतना पड़ रहा है एक ग्राहक को, एक उपभोक्ता को, इसके बदले में या इसके एवज में या इससे गुस्सा होकर या नाराजगी अपनी वो जाहिर करने के लिए सुनवाई का अधिकार उसको है। वो कोर्ट में जा सकता है, वो जिला फोरम कोर्ट में जा सकता है। तो ये अधिकार उसको मिला कब? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। तो विभिन्न तरह के कोर्ट बनाए गए हैं विभिन्न स्तर पर उपभोक्ताओं के लिए, वहां वो जाके अपनी सुनवाई आगे बढ़वा सकता है, सुनवाई उसकी होगी। अगला है पांचवा, क्षतिपूर्ति का अधिकार। एक उपभोक्ता को ये अधिकार है कि अगर उसका सामान खराब निकल गया तो उस कंपनी को उस सामान के एवज में कुछ या तो पैसा या हर्जाना लौटाना होगा, अर्थात क्षतिपूर्ति करनी होगी उसकी। तो ये अधिकार भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दिया गया। एक और अधिकार मिला, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। एक उपभोक्ता को ये अधिकार है कि वो सामान से संबंधित तमाम जानकारियां चाहे किसी भी माध्यम से, इंटरनेट से, लोगों से सुन के, किताबें पढ़ के वो जान सकता है। साथ ही अपने अधिकार को जानने समझने का या शिक्षा प्राप्त करने का उसे अधिकार है। विभिन्न किताब नियम कानून की जो किताबें हैं उन सब से वो जानकारी इकट्ठा कर सकता है। ये अधिकार, ये शिक्षा जो उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है, ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दिया गया। क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है और इस अधिकार के तहत एक उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं।
या सीधा क्वेश्चन ऐसे करेगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ताओं के अधिकार कौन कौन से हैं? तो ये 3, 4, 5, 6 जो बिंदु हमने लिखा है, इसको लिख के आप 3-3 लाइन भी व्याख्या करेंगे तो काम आपका हो जाएगा। अब उपभोक्ता के अधिकारों को जानने के बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो आया 1986 में बन के, उसमें इतने सारे अधिकार दिए गए। अब इन अधिकारों में से एक अधिकार है सुनवाई का अधिकार, यानी कोर्ट कचहरी जाने का। सामान खराब निकल गया तो कहीं ना कहीं आप केस फौजदारी कीजिएगा ना, उसके लिए अलग से न्यायालय की व्यवस्था हुई। अब उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन हुआ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बाद, या उसी के तहत, ऐसे कहें उसी के तहत, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन हुआ। अब ये परिषद का गठन हुआ कि उपभोक्ताओं को कोई सामान गलत मिल जाता है तो वो अपनी शिकायत किस किस तरह से कर सकते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गठन के तहत 3 तरह के उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए 3 तरह के आयोग, या यूं कहें कि 3 तरह के न्यायालय की व्यवस्था हुई। इसको हम त्रिस्तरीय उपभोक्ता फोरम भी बोलते हैं। तो 3 स्तर से उपभोक्ताओं के लिए न्यायालय की व्यवस्था हुई। जिला स्तर पर जिला फोरम, राज्य स्तर पर राज्य आयोग और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग। अब इसको ऐसे आप समझिए कि मान लीजिए आप रोहतास जिला के हैं, या मान लीजिए आप सिवान जिला के हैं, तो सिवान जिला में अगर आपके साथ कुछ धोखाधड़ी हुआ है सामान से संबंधित, मान लीजिए कोई कुकर लाया, वो पहले दिन फट गया, सेफ्टी बल्ब उसका पहले फटा नहीं, कुकरे फट गया, तो इस स्थिति में आप जिला के अंतर्गत एक जिला फोरम है जहां पर कोई उपभोक्ता अपनी शिकायत लेके जा सकता है, तो आपको जिला फोरम जाना होगा। अगर जिला फोरम से आप संतुष्ट नहीं हुए तो राज्य आयोग में आप जा सकते हैं, और अगर राज्य आयोग से आप संतुष्ट नहीं हुए तो राष्ट्रीय आयोग से जा सकते हैं। आपको इसको थोड़ा सा विस्तार से समझिए। 3 स्तर पर उपभोक्ताओं के लिए न्याय की व्यवस्था की गई, जिसको हम जिला स्तर पर जिला फोरम, राज्य स्तर पर राज्य आयोग और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग कहते हैं। अब यहाँ पर जाने के लिए क्या कंडीशंस हैं? तो जब आप कोई सामान खरीदते हैं और अगर उस सामान की कीमत 1 लाख रुपए तक होती है या 1 लाख रुपए से कम होती है, तो आप केस कहाँ जाके करेंगे? जिला फोरम में। जिला उपभोक्ता न्यायालय जो है, जिसे जिला फोरम भी कहते हैं, आप वहां जाके केस दायर करेंगे। केस दायर करने की प्रक्रिया आगे बताएंगे। राज्य आयोग, जब कोई सामान आपने खरीदा तो आप उस सामान के उपभोक्ता हुए। अगर उस सामान की कीमत 1 लाख से 10 लाख, या यूं कहें कि 1 लाख से 10 लाख के भीतर है, तो आप उसका केस, उस कंपनी पे केस कहां जाके करेंगे? राज्य आयोग में करेंगे। राज्य आयोग में करेंगे, जो राज्य के मुख्यालय में होता है। अगर बिहार में आप हैं और मामला आपका, जो सामान आपने खरीदा है, अगर उसकी कीमत 1 लाख से 10 लाख के बीच में है, तो आप राज्य मुख्यालय यानी कि राज्य की राजधानी पटना में जाके केस कर सकते हैं राज्य आयोग या राज्य उपभोक्ता आयोग फोरम में, ठीक है, या राज्य उपभोक्ता आयोग में। तो ये यहाँ की बात हुई। अब बात आती है कि अगर आपका सामान 10 लाख से ऊपर का है, 10 लाख से ऊपर का है, तो आप कहाँ जाएंगे? तो आप राष्ट्रीय आयोग में जाएंगे, अर्थात दिल्ली जाएंगे। दिल्ली के उपभोक्ता अदालत में आप केस करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे आते हैं। अब ये जो कानून नियम बना है, ये 3 स्तर का, ये बना कब? 1986 में। अब इसका जो क्राइटेरिया है 1 लाख रुपए तक, 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक, 10 लाख से ऊपर,
इसमें बाद में संशोधन हुआ, मतलब इसको काट छांट किया गया इसमें। कब? 2002 में फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 में बना था उसमें संशोधन हुआ, माने उसमें काट छाट किया गया। तो काट छाट किया गया तो जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग तो वैसे ही रहा, लेकिन ये जो क्राइटेरिया है 1 लाख वाला, इसमें अंतर आया। क्या अंतर आया? तो जिला फोरम में 2002 के बाद जो संशोधन हुआ है उसके बाद 20 लाख रुपए तक का अगर सामान है, यानी 20 लाख से अंदर का अगर सामान है आपका, तो आप जिला फोरम में केस जाके कर सकते हैं, जिला उपभोक्ता अदालत में जाके केस कर सकते हैं। अगर 20 लाख से 1 करोड़ के बीच है तो आप राज्य आयोग में जाके केस कर सकते हैं। और अगर 1 करोड़ से अधिक या 1 करोड़ के अंदर है तो आप राष्ट्रीय आयोग अर्थात दिल्ली में जाके केस कीजिए, दिल्ली के उपभोक्ता अदालत में केस कीजिए, तो सुनवाई होगी। क्लियर है? तो ये क्राइटेरिया आपको याद रखना है। ज्यादातर आपसे क्वेश्चन 2002 के संशोधन वाला नहीं पूछेगा, ज्यादातर यही पूछेगा जो 1986 में बन के आया था। ठीक है, अब बात आती है कि सामान खरीदा हमने, हमारे साथ धोखाधड़ी हो गई, कंपनी कुछ बताया था, दिया कुछ और, काम कुछ और करने के लिए ले गए थे, हो गया कुछ और। सामान दवा लिए कि बाल बढ़ेगा, बाल उगेगा, टकला जहां है वहां गुलजार हो जाएगा, और हो गया क्या, जो बाल बचा था वो भी साफ हो गया। तो मामला कितने पैसे का तक का है उस अनुसार आप इस अदालत में गए, इसी उपभोक्ता अदालत में। अब बात आती है कि शिकायत कैसे करेंगे, आवेदन कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे उसमें। तो जानिए शिकायत का तरीका क्या है। आपको एक सादे कागज पे बिना एक पैसा लगाए, यानी कि निःशुल्क, एक सादे कागज पे एक तरफ आप अपना नाम, पता, दूसरे तरफ जिस पर आप शिकायत कर रहे हैं उसका नाम, पता, साथ ही शिकायत जो कर रहे हैं वो किस कंपनी से संबंधित है, किस ब्रांड से संबंधित है, शिकायत क्या है आपकी, आपके साथ ये घटना कब घटी और कितने रुपए तक का माल था, उसका जो रसीद है उसका फोटोकॉपी, ये सब का सब अटैच करके आपको जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, जैसा रुपया का आपने सामान खरीदा है इस कैटेगरी में से, वहां पे ले जाके आप जमा करेंगे, या आप बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं इन कार्यालयों में या इन न्यायालयों में। क्लियर? केस आपका हो गया भाई, आपने शिकायत दर्ज करवा दी उपभोक्ता अदालत में कि मेरे साथ इस तरह की धोखाधड़ी फलाने कंपनी ने इस तारीख को किया है। साथ में आपने सामान खरीदा होगा तो रसीद लिया होगा। अब रसीद नहीं लिए हैं तो आप उल्ला हो गए, रसीद नहीं लिए हैं तो कोई सुनवाई नहीं है। तो रसीद लिया है आपने तो उस रसीद का फोटोकॉपी करके अटैच करेंगे। आवेदन आपने लिख लिया, अब उसको लिफाफा में डालिए। इसका अगर बाई पोस्ट भेजना चाहते हैं तो जिला फोरम का एड्रेस होता है, वो आप कहीं से इंटरनेट वगैरह से या किसी से पूछ के भी प्राप्त कर सकते हैं, या वकील लोग जानते हैं, वहां आप भेज दीजिए। अगर राज्य में भेजना है तो वहां भेज दीजिए, राष्ट्रीय अगर दिल्ली भेजना है तो वहां भेज दीजिए। अब ये आपका शिकायत का तरीका हो गया भाई, जमा हो गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां से 1 नंबर का सवाल आता है कि उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने के लिए कितने पैसे उसको खर्च करने पड़ेंगे। तो जानिए ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा है, 1 पैसा नहीं लगना है, बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। केस करना भी निःशुल्क है, 1 भी पैसा नहीं लगता है उपभोक्ता का। कभी कभी लड़के 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, क्या क्या ऑप्शन आता है उसी में मार देते हैं। बिल्कुल निःशुल्क सेवा है, ध्यान में रखिएगा। तो शिकायत दर्ज हो गई आपकी। अब बात आती है कि अपील कैसे होगा, यानी अब सुनवाई कैसे होगी। तो अपील का जो तरीका है
वो ऐसे है। सपोज कीजिए आपने सामान खरीदा 1 लाख रुपए तक का और आपने जिला फोरम में केस कर दिया उपभोक्ता अदालत में, और उपभोक्ता अदालत में आपने केस किया जब, तो फैसला हो गया। फैसला आपके पक्ष में नहीं आया, कंपनी जीत गई ज़्यादा पैसा खर्च करके, बढ़िया वकील करके, तो आप संतुष्ट नहीं हुए कि भाई ये फैसला मेरे साथ सही नहीं हुआ, तो आप 30 दिन के अंदर, यहां से जब जिला फोरम से आप हार जाएंगे तो आप 30 दिन के अंदर राज्य आयोग में केस दायर कर सकते हैं। अगर यहां से भी हार गए और यहां के निर्णय पर आप संतुष्ट नहीं हुए तो आप चल जाइए राष्ट्रीय आयोग में, दिल्ली, वहां के उपभोक्ता अदालत में आप केस 30 दिन के अंदर कर सकते हैं। अगर यहां से भी आप हार गए और आपको ऐसा लगता है कि हम सही थे, कंपनी जालसाजी करके, पैसा खूब खर्चा करके, बड़का बड़का वकील करके हमको हरवा दिया, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। तो इसके बाद 30 दिन के अंदर आपको फिर सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करना होगा और वहां पर आपकी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो पूरा विकल्प सरकार ने खोल दिया है कि यहां से हार गए, अगर संतुष्ट नहीं है उस निर्णय से तो आप राज्य आयोग में 30 दिन के अंदर केस कीजिए। अगर यहां से भी हार गए, संतुष्ट नहीं है निर्णय से, तो राष्ट्रीय आयोग में केस कीजिए। यहां से भी हार गए, संतुष्ट नहीं है निर्णय से, तो आप सुप्रीम कोर्ट में केस कीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई कोर्ट उठ है नहीं, तो वहां पर अगर हार गए तो घर आके चद्दर तान के सो जाइए। ठीक ना। अगर ज़्यादा मामलों में ये होता है कि कहाँ ज़्यादातर मामलों में ये होता है कि उपभोक्ता जीत जाते हैं। ज़्यादातर मामलों में उपभोक्ता जीत जाते हैं और उनको मुआवजा अच्छा खासा मिल जाता है, पूरा हर्जाना सहित सब जोड़ जाड़ के बढ़िया मिलता है। तो अपील ये हो गया। शर्त यही ध्यान में रखिएगा कि इसमें से अगर इसमें जा रहे हैं तो 30 दिन के अंदर, यहां से हारे तो उसके 30 दिन के अंदर जाके केस करना होगा इसमें, नहीं तो फिर ये केस नहीं लेगा। अब आते हैं कि निर्णय की समय सीमा कितनी है। अब आप पूछेंगे कि सर केस तो कर दिए, ये निर्णय कितना दिन में आ जाएगा? केस कर दिए तो अब 5 साल तक हम झेलते रहें? नहीं, इस पर सरकार ने बड़ा फास्ट काम करने का तरीका बनाया है। क्या बनाया है? कह रहे विरोधी पक्ष को नोटिस मिलने या पहली सुनवाई से 3 महीने या 90 दिन के अंदर फैसला मिल जाएगा। मान लीजिए आपने बजाज कंपनी में केस किया, बजाज का कोई पंखा लाया, समय से पहले खराब हो गया, ज़्यादा पैसा ले लिया, कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे आप नाराज हैं और आपको लगता है कि आप ठगा गए, तो केस तो आपने कर दिया, अपील भी आपने कर दिया है, केस चालू हो गया है। तो विरोधी को यानी बजाज कंपनी को, बजाज कंपनी पर केस किया आपने, तो बजाज कंपनी को पहला नोटिस जब सरकार वो न्यायालय भेजेगी, नोटिस जाता है ना कि आप पर भाई केस हुआ है, आप पर यह आरोप है, आप न्यायालय में आके बताएं यथा स्थिति क्या है। तो नोटिस पहले गया, पहला नोटिस, या पहला सुनवाई हुआ, या ऐसा हुआ कि नोटिस निकलने से पहले ही बजाज कंपनी को पता चल गया, पहली सुनवाई हुआ, और तो पहला नोटिस गया तो या पहली सुनवाई हुई तो उस दिन से जोड़ लीजिए 3 महीना के अंदर, 3 महीना को आप 90 दिन भी कह सकते हैं, तो 90 दिन के अंदर या 3 महीने के अंदर आपको फैसला सुना दिया जाएगा। यानी 3 महीना से ज्यादा आपको हाँफने की जरूरत नहीं है, 3 महीना में फैसला आ जाना है इसका। ठीक है। और अगर एक और कंडीशन है, 3 महीने में फैसला एक कंडीशन में नहीं आ सकता है। अगर ऐसा उपभोक्ता हैं आप, कुछ ऐसा सामान ले लिया जिस पर रिसर्च करना पड़े, जैसे आप एगो दवाई लिए कि उसके खाने से हमारा बाल उग आएगा, ऐसा लिखा हुआ है दवाई के डब्बे पर,
कि इसको खाइए 3 महीने में बाल उगाइए, और आप उस स्लोगन को पढ़ के आप गए, दवाई ले लिए, 500 का 1000 का जो भी दवाई था आपने लिया और बस उसको खाना स्टार्ट कर दिए। 3 महीने के अंदर आपका बाल जो था वो भी उड़ गया। लाने के फेरा में लाए थे दवाई, उड़ गया बाल वो। अब आप क्या कीजिएगा, केस कीजिएगा, तमाम प्रोसेस हो गया। अब वो कंपनी वाला आया और उसने कहा कि साहब हमने जो जो चीज़ें लिखी हैं इस दवाई में मिलाई हैं वो ही सब इसमें मिला हुआ है, अनर्गल चीज़ नहीं मिला हुआ है। और उपभोक्ता क्या कह रहा है कि अरे तो जो जो चीज़ तुम मिलाया है वो सब सही है, तब मेरा बलवा उड़ कहे गया, आने से तो रहा ससुरा उड़ भी गया जो था वो। अब बात होगी, अब कोर्ट कहेगा कि भाई दवाई में क्या क्या चीज मिला है इसका सर्वेक्षण होना चाहिए ना। वो दवाइया लेबोरेटरी में जाएगा और वहां पर सर्वेक्षण होगा कि आखिरकार जो जो चीजें इसमें लिखी हैं इस दवा कंपनी ने वही सब चीजें डाली हैं या लिखा कुछ और है, डाल कुछ और दिया। तो अब रिसर्च में जाएगा वो, वहां विश्लेषण या परीक्षण किया जाएगा और जो भी शोधार्थी हैं या शोध करने वाले लोग हैं उस पर रिपोर्ट सौंपेंगे कोर्ट को। उपभोक्ता न्यायालय में रिपोर्ट आएगा कि हाँ इसमें जो लिखा हुआ है वही चीजें मिली हैं या कुछ अलग से चीजें मिली हैं। तो लेबोरेटरी में जाने के बाद भैया थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम कितना लग जाएगा, लगभग 5 महीना। न्यायालय 5 महीना टाइम ले सकती है। तो एक ऐसा ही कंडीशन अगर आएगा जब किसी सामान को जांचना हो, परखना हो, लेबोरेटरी में जाना हो, तो उसमें टाइम लगता है। तो उसमें भी हार्डली 5 महीना टाइम आपको लेगा। तो समझिए 90 दिन में या तो फैसला आ जाएगा और नहीं तो 5 महीना के अंदर फैसला, किसी भी तरह का परीक्षण वाला मामला भी होगा तो 5 महीना में आ जाएगा। तो इस तरह से निर्णय की समय सीमा 90 दिन या 5 महीना, जब विश्लेषण या परीक्षण करना होगा तब। तो आप समझ चुके होंगे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कितना अधिकार दिया गया और उन अधिकारों को पाने के लिए कौन कौन सा प्रोसेस हमको करना पड़ेगा वो। अब बात आएगी कि चीज का परीक्षण वगैरह कैसे किया जाए। कुछ खास खास चीजें हैं जैसे सोना है, चांदी है या कुछ खाद्य पदार्थ है, इन चीजों का हम परीक्षण किस किस आधार पर करेंगे। भाई हर चीज के लिए एक आम इंसान के पास लेबोरेटरी नहीं ना है कि कोई सामान ला के या लेबोरेटरी में रखेगा, पहले परीक्षण करेगा तबे खाएगा। तो सरकार ने अपना परीक्षण का सिस्टम रखा है, परीक्षण करके उस पर कोई ना कोई मुहर ऐसा है जो लगा देती है। लगा देने के बाद आप मुहर देख के पता कर लीजिए कि हाँ सामान ठीक है, गड़बड़ है, का है, नहीं है। तो उन सिंबलों को हम देखते हैं। देश का विपणन और निर्देशन निर्देशालय ये कुछ ऐसे मार्क हैं जो बनाती हैं, उसके लिए अलग अलग विभाग हैं। ये जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं, इन पॉइंट्स में ऐसे संस्थान या ऐसे मार्क हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि जिस चीज़ पर वो लगा है वो सही है और भारत सरकार उसे प्योर, अच्छा, शुद्ध मानती है। सबसे पहले हम लेते हैं ISI मार्का को। ISI मार्का आपने देखा होगा। ISI का पूरा नाम होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय मानक संस्थान। इसकी स्थापना 6 जनवरी 1947 को हुई और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अब जिस सामान पर ISI का मार्का है, जिस सामान पर ISI मार्का लिखा हुआ है, वो सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है, अर्थात वो सुरक्षित है, वो अच्छा है, ठीक है। भारत सरकार उसको ठीक ठाक मानती है। तो जो भी ऐसे उत्पाद हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको वो अपने ये ISI जो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट भारतीय मानक संस्थान है, वो उसको प्रमाणित करती है या वो उसको प्रमाण पत्र ये देती है
कि आप सही हैं या गलत हैं। अगर गलत हैं तो प्रमाण पत्र नहीं देगी, ISI मार्का नहीं लगा होगा, और अगर सही है वो जब उसके मानक पर खड़ा उतर गया है इस संस्थान के मानक पर, तो वो ISI का उनको मार्का दे देती है। बहुत ऐसे सामान हैं जिस पर ISI का मार्का आप लगा हुआ देखेंगे। आप अपने प्रेशर कुकर को देखिएगा, उस पर ISI का मार्का लगा है। आप गैस के सिलेंडर को देखिएगा, ISI का मार्का लगा हुआ है। तो ये संस्थान किसी भी ऐसी चीज जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है उसको वो प्रमाणित कर देते हैं कि नहीं, अब ये नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये सही चीज है, जब अगर मार्का लग गया तो। क्लियर है? अब ISI जो है भारतीय मानक संस्थान, इसी का रूप बदल दिया गया और इसी को नाम दे दिया गया BIS। BIS का पूरा नाम होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, हिंदी में कहते हैं भारतीय मानक ब्यूरो। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1987 को हुई है और इसका भी मुख्यालय दिल्ली ही है, क्योंकि इसी का भाग है या इसी को इसमें मर्ज कर दिया गया। तो BIS ये भी किसी भी सामान को अच्छा होना है या नहीं है उसका प्रमाण देती है, परंतु मार्का अभी भी ISI का ही लगता है। ठीक है, अब आते हैं 1 नंबर का सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एग मार्क और हॉल मार्क। एग मार्क ये एक सिंबल है, ये एक सिंबल है जो कृषि और खाद्य उत्पाद, यानी कृषि और कृषि से संबंधित जो खाद्य उत्पाद है उस पर लगा हुआ होता है। जिस किसी चीज पर, जिस किसी खाद्य पदार्थ पर या खाद्य उत्पाद पर एग मार्क लगा है, जैसे डालडा, जैसे वनस्पति जितने तेल हैं वो सब, या सब्जियां, या आप कुछ और ऐसे खाने वाले चीज जितने हैं उस सब पर ये एग मार्क का निशान रहेगा। तो पूछेगा सवाल 1 नंबर का कि एग मार्क का संबंध किससे है, तो आप मारिएगा कृषि और खाद्य उत्पाद से। अगला प्रश्न आएगा कि हॉल मार्क किसको प्योर साबित करती है, या हॉलमार्क का निशान किस चीज पे लगाया जाता है। तो जितने आभूषण हैं वो शुद्ध हैं, सही हैं, अच्छे अगर हैं तो उस पर हॉलमार्क का निशान लगेगा। और ये किन किन आभूषणों पर? ज्यादातर सोना, चांदी, प्लेटिनम, हीरा। सोना के बारे में जानते हैं आप, चांदी भी जानते हैं, प्लेटिनम ये सबसे महंगा आभूषण है या सबसे महंगा पदार्थ है, और हीरा इस पर भी अब 2000 के बाद से सोना पर हॉलमार्क के निशान लगाए जाने लगे। हालांकि ये पूरी तरह से ये नहीं है कि हॉलमार्क का निशान लगा हुआ आभूषण ही बिकेगा, मतलब संवैधानिक नहीं है या बाध्यकारी नहीं है कि हॉलमार्क का निशान ही आप खरीदें, या हॉलमार्क का निशान बिना लगे गहना बिकेगा ही नहीं, बिकेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग हॉलमार्क से का लगा हुआ जो सोना है उसको लेना पसंद करते हैं, क्योंकि सरकार ने ये मान्यता दी है कि ये सोना 22 कैरेट का है। अगर हॉलमार्क लगा हुआ है तो समझिए वो 22 कैरेट का है। अब 22 कैरेट वाले सोने को जब लीजिएगा तो उस पर 916 एक अंक लिखा होगा। 916 अंक का मतलब है 91.6% इसमें सोना है। तो ये हॉलमार्क मुख्यतः आभूषण से जुड़ा हुआ है। और 2000 के बाद सोना पे हॉलमार्क लगना स्टार्ट हुआ। 2004 के बाद चांदी पे हॉलमार्क लगना स्टार्ट हुआ। हालांकि ये बिल्कुल फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है, सरकार ऐसा कुछ नहीं कहती है कि आप हॉलमार्क का ही खरीदे अन्यथा आपका सोना अवैध घोषित हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सरकार पुश करती है कि आप हॉलमार्क लगा हुआ आभूषण पहने क्योंकि या खरीदें, क्योंकि वो 22 कैरेट का है। 22 कैरेट का मतलब उस पर सोना ज़्यादा है। कितना है? 916 अंक अगर है तो 91.6% उसमें सोना है। बाकी कुछ कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं। प्योर सोना रहेगा तो आभूषण टिकेगा ही नहीं। अब एक और हेल्पलाइन नंबर आप जरा नोट कर लीजिए, शायद 1 नंबर में पूछ दे कि उपभोक्ताओं के लिए एक फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1811 4000। ये
उपभोक्ताओं के लिए है। अगर शिकायत कुछ करनी है, उपभोक्ता हैं आप, तो आप शिकायत ये कर सकते हैं। ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो इस अध्याय से संबंधित ही रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आधारित रहेगा। ये अध्याय आपका लगभग क्या पूरी तरह समाप्त हो गया। अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस अध्याय पर आधारित एक वीडियो बनेगा और अर्थशास्त्र की समाप्ति हो जाएगी। चारों किताब, इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र मैं पढ़ा चुका। अर्थशास्त्र का ये लास्ट वीडियो, इसके बाद एक इस अध्याय पर आधारित वीडियो, उसके बाद पूरी तरह से सोशल साइंस 10th क्लास का खत्म। आप प्लेलिस्ट में जाकर हर चीज़, हर अध्याय वाइज एकदम हर चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।